Afternoon students, in today's lecture we are going to learn about the theoretical and practical difficulties for the calculation of national income. After these two topics there is an importance for national income which is reduced, so we'll be not taking that. So today we'll be completing our chapter, that is chapter 7, and after the lecture I've given exercise for chapter 7. Okay, in the next lecture we'll be starting one of a newly introduced chapter, that is chapter 8. Okay, so let us see the theoretical difficulties for the calculation of national income. So let us start with the theoretical difficulties for the calculation of national income. The first theoretical difficulty is transfer payment. Okay, now transfer payment like pension, unemployment allowance, on the one hand it is a part of an individual income and on the other hand they are the part of government expenditure. Transfer payment जो होते हैं जैसे कि पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ये गवर्नमेंट देती है. पेंशन जो है वो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, एंड जो लोगों को काम नहीं मिलता, जो लोग बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है, उनको गवर्नमेंट महीने में कुछ अमाउंट देती है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ओके, तो ये जो पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये एक तरीके से तो इंडिविजुअल का इनकम हुआ क्योंकि उनको मिल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में, वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट. एज देर इज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. एक तरीके से आप देखोगे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, द सेकेंड इज इलीगल इनकम. ना इलीगल इनकम मतलब जो इलीगल काम करके जो इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि कोई ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, चोरी करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होता है तो वो नेशनल इनकम में कभी कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट नहीं हो रहा है. ओके, वो इलीगल एक्टिविटी से पैसा जनरेट हुआ है, इसीलिए उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे. इलीगल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. मतलब ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. ओके, ये इलीगल इनकम, इसलिए इसको हमको नेशनल इनकम में नहीं दिखाना है. ओके, देन अनपेड सर्विसेज ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. हमको पता है मॉनेटरी टर्म से जो इनकम जनरेट होता है, मनी से रिलेटेड जो इनकम जनरेट होता है उसको ही हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं. लेकिन बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो फ्री में दी जाती है. ओके, तो उसको हमको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करना है. ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो अनपेड सर्विसेज मतलब आपने कोई सर्विसेज दी लेकिन उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी सर्विसेज है वो हम पढ़ेंगे और उनको हमको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करना है. ओके, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, एक वीमेन जब अपने घर में सर्विसेज देती है, ओके, तो उसका हमको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करना है. सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव, किसी को आप प्यार से कुछ दे दो तो उसको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करना है. अफेक्शन से, मर्सी से, सिंपैथी से, चैरिटी से शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ओके, दया से किसी को या किसी को सहानुभूति कर रहे हो, किसी को चैरिटी दे रहे हो, तो उससे जो भी इनकम जिसको भी मिलती है उसको हमको नेशनल इनकम में नहीं दिखाना है. ओके, देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ओके, द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स, मतलब जब भी फार्मर्स प्रोडक्शन करते हैं तो वो सारे के सारे जो फूड ग्रेन्स है या जो भी वो कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं वो पूरी की पूरी मार्केट में नहीं रखते, वो क्या करते हैं थोड़ा खुद के लिए रखते हैं. ओके, द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स एंड अदर एलाइड प्रोड्यूसर्स. एलाइड प्रोड्यूसर्स मतलब एग्रीकल्चर का काम करने में जो भी कुछ छोटे मोटे टूल्स लगते हैं, ओके, उसको बोलते हैं एलाइड. तो उनके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं डू नॉट एंटर द मार्केट, हेंस इट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर नेशनल इनकम. ये भी एक डिफिकल्टी है कि ये एंटर नहीं होता मार्केट में, इसलिए इसको हम क्या करते हैं अकाउंट नहीं करते, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं नेशनल इनकम में. देन फिफ्थ इज इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स. ओके, इनकम जो जनरेट होती है फॉरेन फर्म से. अकॉर्डिंग टू IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है
According to IMF, income of a foreign firm should be included in the national income of the country. मतलब कि जो भी फॉरेन फर्म से इनकम है उसको हमको नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है करना है where the firm actually undertakes the production work, जहाँ पे वो प्रोडक्शन वर्क लिया गया है. ओके, देन वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज. मतलब गवर्नमेंट हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ अ ह्यूमन बींग. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा. द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विसेज एट मार्केट प्राइस इज डिफिकल्ट. मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है तो और तो कोई प्रोवाइड नहीं करता है, राइट. तो इसके वजह से इसके जो मार्केट प्राइस का जो वैल्यू निकाल पाना डिफिकल्ट है. एज द रियल वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज इज नॉट नोन. हमको इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता रहता है, इसलिए हेंस इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. देन changing price level. Okay, changing price level. Difficulties arise in calculation due to changes in price level. मतलब प्राइस लेवल जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, हमको पता है वो हमेशा चेंज होते रहता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्राइस लेवल राइजेज, अब जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, द नेशनल इनकम में शो एन इंक्रीज. नेशनल इनकम तो इंक्रीज दिखाएगा, ओके, क्योंकि हम नेशनल इनकम मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं. तो प्राइस बढ़ा तो हम मार्केट वैल्यू पे अगर नेशनल इनकम ले रहे तो ये हो जाएगा कि नेशनल इनकम बढ़ जाएगा. बट इवन दो द प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज, लेकिन जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो प्रोडक्शन क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, लेकिन नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिखाएगा. व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स, और वहीं पे अगर प्राइस कम होता है द नेशनल इनकम में शो डिक्रीज, क्योंकि प्राइस लेवल पे सॉरी मार्केट वैल्यू पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर प्राइस लेवल गिर रहा है तो नेशनल इनकम भी गिरेगा. इवन दो देयर में बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लेकिन जब प्राइस कम होता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो यू कैन सी दीज आर ऑल डिफिकल्टीज, थ्योरिटिकल डिफिकल्टीज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नाउ लेट अस सी द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. देर आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द कैलकुलेशन. मतलब ये बुक्स में जो है हम थियोरेटिकल लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब एक्चुअली में जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं प्रैक्टिकली तो ये सारे डिफिकल्टीज फेस करते हैं CSO. ओके, in practice the number of difficulties arise in the collection of statistical data required for the estimation of national income. एक्चुअली में अगर आप देखने जाओ तो सही मायने में अब बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस होती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में. ओके, पहला उसमें से है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. मतलब एक ही चीज़ को आपने दो बार काउंट कर लिया, एक ही प्राइस को, एक ही इनकम को आपने दो बार काउंट कर लिया, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज डबल काउंटिंग. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, चाहे आप आउटपुट मेथड में लो चाहे इनपुट. इट अराइजेज फ्रॉम द फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. मतलब अभी देखो कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम फाइनल कंज्यूम करते हैं, और कोई कोई प्रोडक्ट वो फाइनल आगे प्रोसेस होता है कुछ और बनने के लिए. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लावर यूज्ड बाय अ बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अभी जो आटा होता है वो बेकरी में यूज़ होता है एज ए इंटरमीडिएट क्योंकि उसका ब्रेड बनता है. ओके, लेकिन वही फ्लावर आर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट. लेकिन वही फ्लावर, वही आटे की हम रोटी बनाते हैं. ओके, तो वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, और वही बेकरी वाले के लिए क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. इसलिए ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कैलकुलेट करने में नेशनल इनकम में. तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसको फाइनल में लेना है या इंटरमीडिएट में लेना है. तो ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. एग्जिस्टेंस ऑफ मोनेटाइज सेक्टर. नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा करके सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना उनको ज़रूरत है, और जो नहीं रहते वो एक्सचेंज करके दूसरे कमोडिटी से एक्सचेंज करके ले लेते हैं. तो ये जो गुड्स है, ये जो प्रोडक्शन है मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इस पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है. ओके, इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज देयर एग्जिस्ट अ नॉन मोनेटाइज सेक्टर. ओके, नॉन मोनेटाइज मतलब जो भी वो प्रोडक्शन करे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं, उसको वो मार्केट में सेल नहीं करते हैं. एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग अ नेचर ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज.
ओके मतलब उनको जितनी रिक्वायर्ड है वो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं, और बाकी का जो है वो जो उनके और जो गुड्स एंड सर्विसेज उसके लिए एक्सचेंज करते हैं. इट इज़ एक्सक्लूडेड वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम. से इसको हमको एक्सक्लूड करना पड़ता है नेशनल इनकम काउंट करते वक्त. ओके. इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा. अभी एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा relating to crops, fisheries, animal husbandry, forestry, construction workers, small enterprises are not available. मतलब एक्चुअली में जब आप देखोगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता है. ओके या तो वो अपनी इनकम को नहीं बताएंगे कि इतना इनकम है, या उनको इतनी नॉलेज ही नहीं रहती कि वो बता सकें. आर नॉट अवेलेबल इन डेवलपिंग कंट्री. Besides this data of unearned incomes, consumption and investment expenditure of rural and urban population are also not known. This does not reveal the actual size of national income. मतलब ये तो एक प्रॉब्लम है. प्लस जो unearned income है जैसे कि डे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया रूरल का, अर्बन पॉपुलेशंस आर नॉट अवेलेबल. एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं आ पाता है, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर के लिए हो, चाहे वो इनकम के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके. नाउ depreciation refers to wear and tear of capital assets due to their use in the process of production. There are no uniform, common and accepted standard rate of depreciation applicable to the various capital asset. This is difficult to make correct deduction from depreciation. See, depreciation commerce student you all might be knowing कि जो है असेट्स, जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. ओके. अभी डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग असेट्स के ऊपर अलग अलग मेथड, या अलग अलग फर्म अलग अलग मेथड लगाती है डेप्रिसिएशन का. ओके. डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ये फिक्स नहीं होता है. ओके. वो डिपेंड करता है वेयर एंड टेयर ऑफ एन असेट. तो इसकी वजह से भी मेन प्रॉब्लम होती है कि डेप्रिसिएशन को भी हम नहीं डिडक्ट कर पाते बराबर से. तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल असेट्स. अभी ड्यू टू देयर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हम उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं. देयर आर नो यूनिफॉर्म, कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. मतलब कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें देखो आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा अलग अलग मेथड होता है एंड रेट भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है. ओके. Thus it is difficult to make correct deduction for depreciation. हम एक एक्चुअल अमाउंट डिडक्ट नहीं कर पाते. Capital gains and losses. Okay, capital gains or losses which accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of their capital assets or changes in demand are not included in national income. जो कैपिटल गेन्स होते हैं मतलब जो वो अर्न करते हैं, या लॉसेज होता है जो प्रॉपर्टी ओनर्स को मिलता है. ओके. बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब उनके कैपिटल एसेट्स के मार्केट वैल्यू, और चेंजेस इन डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. उसको हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते बिकॉज दिस चेंज इज नॉट रिजल्ट फ्रॉम करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं हुआ है. ओके. देन इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस. ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी मतलब उनको ज्ञान नहीं रहता है, वो पढ़े लिखे नहीं रहते. स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब वो अपने जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका अकाउंट नहीं, जितना उनको इनकम मिला उनका अकाउंट नहीं रख पाते वो. सो दे कैन नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट, इसलिए वो हमको बराबर से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते. ओके. देन डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. कितने परसेंट है पॉपुलेशन अभी वो बराबर से क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाया. फॉर इंस्टेंस farmers in India not engage in agriculture round the year. Obviously in the off season they engage themselves in alternative occupations. In such a case it is very difficult to identify the income from the particular occupation. जो farmers होते हैं, you all know that agriculture is seasonal. 4 months अगर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो बाकी के 6 months में भी वो पोल्ट्री फार्मिंग करते होंगे, मे बी वो हॉर्टिकल्चर करते होंगे. तो ये सारे हम जो बराबर से बाइफोकेशन नहीं कर पाते कि कौन से ऑक्यूपेशन से कितना इनकम कैलकुलेट हुआ है. तो ये भी बहुत बड़ा डिफिकल्टी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके. देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. Raw materials, intermediate goods, semi-finished and finished products in the stock of the producers are also known as inventories. Inventories का मतलब होता है स्टॉक.
ओके तो बहुत सारे जब प्रोसेस हो गया तो कुछ रॉ मटेरियल के फॉर्म में बच जाता है, कुछ इंटरमीडिएट के फॉर्म में बच जाता है, कुछ सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में बच जाता है. किसके पास बच जाता है? प्रोड्यूसर के पास एज अ स्टॉक. एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल डिसॉर्ट द वैल्यू फाइनल. अगर वो इन्वेंट्री को मेजर करने में कुछ गड़बड़ करे तो फाइनल प्रोडक्शन के ऊपर वो असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ले लिया और फिर यहाँ पे नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. देयरफॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड अ केयरफुल असेसमेंट. इसलिए जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो स्टॉक का तो आपको केयरफुल कॉशियस रहना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट. स्टार्ट विद द सोल्यूशन फॉर द एक्सरसाइज. फॉर क्वेश्चन नंबर 1A, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. फॉर द फर्स्ट इट इज B, अवॉइड डबल काउंटिंग. देन सेकेंड का इट इज B, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GDP. देन थर्ड इट इज D, combination of output and income method. Okay, then question number 2, complete the correlation. Okay, complete the correlation. For first it is GDP. Okay, then for second it is inventory. Then for third it is practical difficulty. Okay, then question number 3, choose the correct option. Okay, for choose the correct option, only one it is, so the answer is fourth D. Okay, only one choose the correct option. wrongly matched pair उसके अंदर. Okay, इसमें से you have to remove expenditure method जो है, that D you have to remove. Okay, then question number 4, identify and explain the following concept. First it is transfer income. For second it is self consumption. Then third it is private consumption expenditure. Okay, then fourth, measure of national income by product method. Fourth, measure of national income by product method. Then again for fifth it is inventories. This is for 2 marks. 1 mark for identifying the what you'll say concept, and 1 mark for giving an explanation. The explanation I'll be sending in the group. Okay, then question number 6, agree and disagree. Agree, first is agree, second is disagree. Second is also agree. Okay, then question number 7, answer in detail. Okay, explain the practical difficulties involved in the calculation of national income. Just now we have learned about the practical difficulties. This. Okay, all 7-8 points you have to write. पूरे के पूरे 8 पॉइंट लिखने हैं. एक्सप्लेन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पेज नंबर 65 में इनकम मेथड. ओके, देन उसके बाद पेज नंबर 66 में एक्सपेंडिचर मेथड बोला है. Okay, 66 में expenditure method. So you have to write. I hope you all have understood. We have completed chapter 7. Now in the next lecture I'll be starting with chapter 8. Okay, thank you for today's lecture.